हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियाई के ऊपर। कंटिन्यूअस डिस्कशन हो रहा है। इसके पिछले लेक्चर में मैंने न्यूक्लियस की बेसिक चीजें बेसिकली हम कहें तो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस किया। मैंने शुरुआत के लेक्चर में भी कहा है कि मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 के 3 चैप्टर्स हैं, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई। हम इन तीनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे और कौन सा चैप्टर कब मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मैं आपको बाकायदा बताता चलूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो बोर्ड के लिए। हालांकि मैंने ये जो सीरीज अपनाया है ये बेसिकली मैंने कंपटीशन के लिए अपनाया है। जेई नीट के वालों के लिए आसान होगा कि पूरे सेगमेंट को, पूरे चैप्टर्स को एक सेगमेंट में पढ़ें, एक सेगमेंट में क्लियर करें, ये ज्यादा सही रहेगा। इसलिए मैंने ऐसा किया है। वैसे मैं बोर्ड्स वाले के लिए मैं बताता चलूंगा कि आज कौन सा है, आज कौन सा है, आज कौन सा है, आज कौन सा है, ठीक है। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, हमने बात किया था मास डिफेक्ट के ऊपर। न्यूक्लियाई के बेसिक चीजों को हमने समझा था, उसके डेंसिटी को समझा था, उसके रेडियस को समझा था। उसके बाद हमने उसके सिंबल को समझा था कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने उसके मास डिफेक्ट को हमने समझा था और मास डिफेक्ट से हमें कुछ वैल्यूज निकल कर आया था। और इसके आगे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि मास डिफेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है उस स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का। और फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी का भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीके पढ़ेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, जो भी है ये सब चीजें हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए और इस पीछे का कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा है तो पहले जाएं बाकायदा और इसके प्रीवियस लेक्चर, इसका जस्ट पहला लेक्चर का लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, और दूसरी चीज ये है कि वो कुछ देर बाद बोलूं, ठीक है, चल कुछ देर बाद बोलता है, ठीक है, कुछ देर बाद मैं बोलूंगा। तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। हैशटैग जाबिश फिजिक्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको डीपीपीज और सारी चीजें जो भी है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जाबिश फिजिक्स, ठीक है, हैशटैग जाबिश फिजिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, वो बात ये बताने वाला था मैं कि मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में जो बात किया उसमें हमने बात किया तो हमें मिला था मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जिसे हम दिखाते हैं डेल्टा एम से, मास डिफेक्ट जिसे हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा एम से दिखाते हैं, ठीक है। मास डिफेक्ट जिसे हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा एम से दिखाते हैं, ठीक है भैया। मास डिफेक्ट हम डेल्टा एम से दिखाते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आई थी, तो डेल्टा एम की वैल्यू आई थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेल्टा एम की वैल्यू आई थी। ये हमें दिखती क्यों नहीं है ये एनर्जी क्योंकि ये मास जो गायब होता है तो एनर्जी के फॉर्म में गायब होता है, इसलिए हमें दिखता नहीं है। एनर्जी के फॉर्म में जाता है मास, इसलिए दिखता नहीं है। और ये किस रूप में निकलता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकलता है। और बेसिकली यही क्या है, दिस इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ये किस चीज का, ये यही स्टेबिलिटी, मतलब भाई ऐसा समझिए कि कोई रिलेशन है, ठीक है, और उस रिलेशन में कुछ दो, अब जैसे दो जोड़े, एक जोड़े हैं, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ को एडजस्ट करना है तो एक मान लीजिए अगर ज्यादा खड़ूस नेचर का है और दूसरा भी खड़ूस नेचर का है तो दोनों सरवाइव करेंगे क्या, नहीं सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये हाइपर है, ये भी हाइपर, ये कुछ बोलेगा तो इमली बोलेगा, इमली, फिर सिविल वॉर, एवेंजर वाला नहीं, यहाँ घरेलू सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, तो तो होगा क्या कि दोनों के अंदर एक हार्ट वाला ये होगा, अटैचमेंट होगा, प्यार मोहब्बत दोनों के बीच में होगा। तो ये इसकी बातें थोड़ा बर्दाश्त करेगा और ये इसकी बातें थोड़ा बर्दाश्त करेगा, मतलब अपने ईगो को या ये कहिए कि अपने गुस्से को थोड़ा कहेगा, बीवी है मेरी, चुप हो जाते हैं, मेरी ही ना बीवी है, बात समझ में आ रही। तो उस तरह से वो ऐसा करेगा, तो वो चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा, और चुप होकर क्या करेगा, रिश्ता बरकरार रखेगा कि उसमें दरार नहीं आए। सेम चीज यहां है, मास निकल गया,
किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी उसने देखा जाए बेसिकली तो एनर्जी निकल गई। क्यों एनर्जी निकल गई? क्योंकि उतनी एनर्जी थी तो उतनी एनर्जी उससे बाइंड करने नहीं दे रही थी। तो बोला कि भैया मैं निकल जाता हूं, भैया मैं निकल जाता हूं, तुम दोनों ज्वाइन हो जाओ। तो जैसे ही वो निकलता है एटम स्टेबल, न्यूक्लिया स्टेबल। बात समझ में आ रही? न्यूक्लिया स्टेबल करने का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्यूजन इसमें पढ़ेंगे वो सब। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? क्लियर है कि एनर्जी निकलती है और स्टेबिलिटी देकर जाती है। अब एक चीज समझते हैं कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा क्या उसके पास उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? नहीं। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? याद रखिए, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो दोज, ये पॉइंट है, दोज which has maximum या which has energy, which has binding energy per nucleons, those which has binding energy per nucleons, या ये कहें, इसको थोड़ा और एप्रोप्रिएट बनाते हैं, इसको और एप्रोप्रिएट बनाते हैं, यहां से लिखते हैं द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ ठीक है, gives the stability of the nucleus, gives the stability of the nucleus। ये पॉइंट है, दिमाग में रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, more the stable atom will be, more the stable nucleus will be, stable nucleus will be, nucleus will be। बात समझ में आ रही? मोर दी न्यूक्लियस, मोर दी स्टेबल न्यूक्लियस। जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और बाइंडिंग और स्टेबिलिटी बताता कौन है? तो स्टेबिलिटी बेसिकली क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी कहते हैं। यही स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। स्टेबिलिटी कौन देता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। और जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब हम लोग एक बाइंडिंग ग्राफ पढ़ लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, ठीक है। ये जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सीधा सिंपल ऐसे समझिए कि ये कुछ मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जो भी मैं यहां पर है ये कुछ भी अपने से मैं नहीं बता रहा हूं। ये जो भी चीजें हैं ये एक्सपेरिमेंट, ये ऐसा होता है। साइंटिस्ट ने इन सब बातों को ऑब्जर्व किया और उसको एक्सप्लेन किया। वही एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि उन लोगों ने क्या क्या एक्सप्लेन किया और किस तरह से एक्सप्लेन किया। तो ये बाइंडिंग एनर्जी और यहां है एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z। बाइंडिंग एनर्जी कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है आयरन की 26-56, आयरन 56-26, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स, ये बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आ रही? सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयरन की। फिर Fe सबसे ज्यादा किसकी होती है? आयरन की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आ रही? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही? अच्छा अब बात करते हैं आगे
यहाँ तक की कहानी तो एकदम समझ गए, समझ में आ गया। ये कहानी तो हमने पिछले लेक्चर में समझा था। यहाँ तक की कहानी समझ गए कि स्टेबिलिटी देने वाला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। ये हमने बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ भी समझ लिया। अब एक चीज़ और बात करें तो होता ये है कि देखिए इनिशियल मतलब अगर आप एलिमेंट को नोटिस करो, एलिमेंट को नोटिस करो अगर आप, तो जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट में होता क्या है कि लगभग या मोस्टली स्टार्टिंग एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो जितना Z होगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एलिमेंट की तरफ जाते हो, हायर एलिमेंट, तो हायर एलिमेंट के केस में जितना Z उतना प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। बात समझिए, जैसे जैसे स्टार्टिंग एलिमेंट, इनिशियल एलिमेंट अगर आप काउंट करो देखो तो उसमें लगभग में जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन होगा। लेकिन जो हायर एलिमेंट्स में जब आप जाओगे तो उसके साथ क्या होता है कि वहां पर जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है इसको समझते हैं। क्यों बढ़ता है तो हमने न्यूक्लियर फोर्स इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है, समझा है न्यूक्लियर फोर्स। तो उससे अगर हम बात करें तो हमने ये चीज देखा था कि न्यूक्लियर फोर्स वाला अगर न्यूक्लियर फोर्स वाली बात अगर रिकॉल करें तो न्यूक्लियर फोर्स वाली बात से हमें क्या मालूम चलता है। न्यूक्लियर फोर्स, देखिए न्यूक्लियर फोर्स से हमने ये निकाला था कि फोर्स बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर होता है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन ये ज्यादा होगा किससे, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। अच्छा भैया ऐसा क्यों था, ये चीज समझिए ऐसा क्यों था। तो न्यूट्रॉन के बीच में सिर्फ क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। न्यूक्लियर फोर्स कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव। तो न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है अट्रैक्टिव, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है अट्रैक्टिव, लेकिन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है कि ये तो अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा ही, लेकिन साथ में रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। ये न्यूक्लियर फोर्स बीच में लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स सर्कल वाला, लेकिन साइड में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसकी फोर्स कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है कि एक तो अट्रैक्ट भी कर रहा है, लेकिन चार्ज होने की वजह से रिपेल भी कर रहा है। चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, रिपेल भी कर रहा है। ठीक है, चार्ज होने की वजह से रिपेल भी कर रहा है, इस वजह से इसका फोर्स, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम है। अब समझते हैं यहां आती है हायर एलिमेंट्स के साथ क्यों ऐसा है कि उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा हो जाते हैं कि जैसे जैसे हायर एलिमेंट्स में Z मतलब Z बढ़ रहा है, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, तो Z इंक्रीज कर रहा है। तो जब Z इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। जब Z इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जब Z इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। अब जब Z इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। अब उस रिपल्सिव फोर्स को न्यूट्रल करने के लिए या उसके बावजूद उस एटम को, उस न्यूक्लियाई को स्टेबल करने के लिए N की संख्या क्या हो जाती, बढ़ जाती है। कि भाई तू बढ़ रहा है ना तो मैं भी बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है। बात समझ में आ रही। तो क्यों ऐसा है कि हायर एलिमेंट्स में N बढ़ जाते हैं, इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पर प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो प्रोटॉन के बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है। अब उस रिपल्सिव फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इस एटम को स्टेबल बनाने के लिए N की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही। अब जब हेवी एलिमेंट, ये समझ में आ गया हेवी एलिमेंट, अब पूरी कहानी हेवी एलिमेंट पर। तो वाई लिख सकते हैं यहां पर कि वाई बिकॉज इन हेवी, आपके नोट्स के लिए, नोट्स के पर्पस के लिए मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, because in heavy elements Z is equal to P, therefore number of protons increases, and so repulsive force increases.
and so repulsive force increases. To neutralize this force and maintain stability, to neutralize this force and to maintain stability, and to maintain stability, number of neutrons increases. न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग, ठीक है चलिए। तो यहां तक की कहानी आपने समझ लिया। अब हम लोग बात आगे करेंगे इससे आगे। ये हमने स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ देख लिया। अब हम बात करते हैं हम किस चीज पर, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे, हमने बात किया मास डिफेक्ट, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, और उससे हमें मिली एनर्जी से हम आए किस पर, बाइंडिंग एनर्जी क्या देगा, पर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी देगा। लेकिन स्टेबिलिटी, ठीक है, हायर जो होगा तो हायर ये होगा, लेकिन स्टेबिलिटी इसके साथ साथ एक और चीज पर डिपेंड करता है, और वो है ये, इसको आप कह सकते हैं कि मास रेशियो। इसको आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड हो रही है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, या स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। ये पहला पॉइंट हो गया कि स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। और दूसरी चीज की स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन मास न्यूट्रॉन प्रोटोन रेशियो, जिसको मैंने यहां भी आपके सामने डिस्कस किया कि स्टेबिलिटी एक और चीज पर डिपेंड करेगी, ठीक है, जो वो क्या है, मास न्यूट्रॉन प्रोटोन रेशियो, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटोन रेशियो, और न्यूट्रॉन प्रोटोन जितना होगा छोटे एलिमेंट्स में, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो n बढ़ता चला जाएगा, इस वजह से, क्योंकि वहां पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि p भी बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे स्टेबिलिटी ग्राफ, ठीक है, समझते हैं। या उससे पहले हम लोग बात करेंगे, इधर का हिस्सा मिटा देता हूं, मास डिफेक्ट। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो अब कुछ एलिमेंट स्टेबल नहीं होंगे। जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे स्टेबल ही हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो सारे के सारे स्टेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो होता यह है कि जो न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होता, ठीक है, जो न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं, बेसिकली हम लोग एटम के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टेबल हो, तो जो स्टेबल नहीं होते, ठीक है, तो इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। या ग्राफ से पहले कुछ चर्चा देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको सुनने में। अब देखिए हुआ ये कि कुछ इसमें से स्टेबल नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। इनिशियल वाले तो सब स्टेबल है, लास्ट वाले स्टेबल नहीं। तो अब वो क्या करते हैं, स्टेबल नहीं है तो वो कहते हैं कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी। अब वो क्या करते हैं कि अपने आप को खुद से, कोई एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो खुद से खुद को तोड़ना शुरू कर देते हैं, तोड़ना शुरू, मतलब डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ। बात समझ में आ रही? कौन लोग जो स्टेबल नहीं, जो स्टेबल नहीं है, अच्छा भैया स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करना शुरू कर दिए, डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ, खुद से खुद को तोड़ना शुरू कर दिए। कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई दबाव नहीं डाल रहा है कि तू टूट, कोई ऐसा नहीं बोल रहा है, खुद से खुद टूटना स्टार्ट, डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये है, जो अनस्टेबल है उनके दिमाग में ये कि अगर मैं टूटूंगा, अपने अंदर जो एनर्जी है मेरे पास, जो जिसकी वजह से मैं स्टेबल नहीं हो रहा हूं, तो वो टूटते हैं ताकि स्टेबिलिटी गेन करें। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार टूटे, थोड़ा सा छोटे हिस्से में टूटे, तो स्टेबिलिटी अगर नहीं मिली तो वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं, वो चाहते हैं कि और छोटा होके देखते हैं, कहीं और स्टेबिलिटी मिल जाए। बात समझ में आ रही? तो ये जो प्रोसेस है, खुद से खुद को तोड़ना बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्वॉल्वमेंट के, किसका? एटम का, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियाई का, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या बात समझ में आ रही? जो हेवी एलिमेंट होते हैं,
वो अनस्टेबल होने की वजह से स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, गेन करने के क्रम में वो क्या करते हैं, अपने आप को स्मॉलर न्यूक्लियाई में तोड़ना शुरू करते हैं। तोड़ते हैं तो सोचते हैं कि स्टेबल हो जाएंगे, हुए नहीं हुए तो और टूटते हैं, हुए नहीं हुए तो और टूटते हैं, और ये जो खुद से खुद को तोड़ना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। बात समझ में आ रही? तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ? लिख सकते हैं कि जो द अनस्टेबल एटम्स, अनस्टेबल एलिमेंट wants stability and so they start disintegrating itself without being forced by any external force. किसी, this process is known as radioactivity. This process is known as radioactivity. तो रेडियो एक्टिविटी क्या बात समझ में आ रही है? ये रेडियो एक्टिविटी क्या बात समझ में आ रही? तो जो नहीं होते हैं स्टेबल, वो क्या करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं कि भाई स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के क्रम में जो तोड़ते हैं खुद को, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब इससे पहले, इसके बाद हम लोग एक स्टेबिलिटी कर्व ग्राफ देख लेते हैं। स्टेबिलिटी कर्व, ये बेसिकली ग्राफ होता है किसके बीच में? ये स्टेबिलिटी कर्व। ठीक है, यहां है Z क्या? एटॉमिक नंबर, और यहां है N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। अब देखिए, इस मैंने क्या लिखा कि स्टार्टिंग में सब बराबर होता, जितना N उतना P। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, ये कितना डिग्री है? ये 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब कि स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट्स जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर और उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ये स्टार्टिंग में बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं तो जो ये ऑब्जर्व किया गया, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है ये। तो एक बेल्ट तैयार किया गया, किया गया कुछ इस तरह वाला, ये एक बेल्ट तैयार किया गया। ठीक है, इस बेल्ट के अंदर जितने भी हैं स्टेबल वाले, उन सबको मार्क कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। जितने भी हैं उन सबको मार्क कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। जो स्टेबल हैं, ठीक है, जो स्टेबल हैं उन सबको इसमें डाला गया। जो स्टेबल एटम है, न्यूक्लियाई हैं, उन सबको इसमें डाला गया। जो स्टेबल नहीं है आजू बाजू में, उनको इनके साइड में डाला गया। तो ये बेसिकली क्या है कि स्टेबिलिटी कर्व।
जो जो स्टेबल हैं वो इसमें आते हैं, जो स्टेबल नहीं है वो इसके बाहर रहते हैं, इसके अंदर नहीं रहते हैं। अब जो बाहर है इसके, वो क्या चाहेगा कि भाई मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी अपनी निकालेगा टूट टूट कर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? इतना नोट कीजिए, मैं इधर का हिस्सा मिटा देता हूं, ठीक है, मैं इधर का हिस्सा मिटा देता हूं, ठीक है, इधर का हिस्सा मैं मिटा देता हूं। समझ में आ रही है कहानी? बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये रेडियो एक्टिविटी होता है ना, जब ये रेडियो एक्टिविटी होता है, इस रेडियो एक्टिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? इस रेडियो एक्टिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? यूरेनियम, यूरेनियम, U96 और ये 238, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 96। यहां तक समझ में आ गया? 96 नहीं होगा, ये 92 होगा, 92, ठीक है, 92 और 238, यूरेनियम 92 238, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात। अब देखिए ये जो टूटना है ना, इसको तो हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। लेकिन इसको हम लोग डीके के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डीके। डीके मतलब, अब डीके क्या है ये समझते हैं। ये तो टूट रहा है, इतना तो आपको मालूम है, ये टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए टूट रहा है। अब जब ये टूटता है तो अलग अलग तरह का पार्टिकल्स, एटम तो बनेगा ही, जिसको पेरेंट और डॉटर बोलते हैं, वो तो बनेगा। ये मान लीजिए यूरेनियम है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये टूटेगा, तो ये कुछ और एलिमेंट बनेगा, क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन हट गया। देखा जाए तो इसके न्यूक्लियस से क्या हुआ? कुछ गायब हुआ। क्या गायब हुआ? तो प्रोटॉन निकला। प्रोटॉन निकलेगा तो प्रोटॉन जब चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर चेंज तो एटम चेंज, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो एटम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये पेरेंट है, ये टूटेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का संख्या बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या घटेगी तो एटॉमिक नंबर घटेगा, तो वो छोटा वाला एलिमेंट हो जाएगा। छोटा तो एटम तो बनता ही है, ये तो एकदम कंफर्म है कि एटम बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ पार्टिकल्स भी निकालता है, कुछ पार्टिकल्स भी निकालता है एलिमेंट के साथ साथ। तो वो जो पार्टिकल है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पार्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? देखिए यूरेनियम टूटेगा, ये टूटेगा, तो टूटेगा कैसे? अब देखिए, या तो प्रोटॉन निकल गया, मान लीजिए इसमें से प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मान लीजिए इसमें से, मान लेते हैं कि इसमें से 92 प्रोटॉन्स थे और 92 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा थे। मान लेते हैं कि कितना न्यूट्रॉन है इसके पास, तो 92, 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? ये 6 और 23 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 14, 146 न्यूट्रॉन। 92 प्रोटॉन है और 146 न्यूट्रॉन है। अब इसमें से टूटा, मान लीजिए प्रोटॉन, या मान लीजिए इसने कुछ हीलियम का न्यूक्लियस रिलीज किया। अभी क्या होता है हीलियम का न्यूक्लियस मैं क्लियर करूंगा, बस मैं आपको तोड़ना और जोड़ना समझा रहा हूं कि कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। तो 24 इसने ये निकाल दिया, तो अब ये क्या बच गया? तो चूंकि इसमें से 2 प्रोटॉन निकल गया, तो अब ये कितने नंबर का बन गया? बराबर, तो अब ये हो गया 92 प्रोटॉन्स, सॉरी 90 प्रोटॉन्स, और ये हो गया 146 न्यूट्रॉन। तो अब ये कहलाएगा पेरेंट और ये कहलाएगा डॉटर। अब आप कहेंगे कि ये निकला कैसे? तो ये खुद से निकलता है, यही तो मैंने लिखा, डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ, खुद से निकला। किसी ने नहीं कहा कि तू निकल पहली फुर्सत में, किसी ने नहीं कहा निकल पकौड़े, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में निकल, खाता यहाँ का गाता वहां का, मादर भगत, पहली फुर्सत में निकल। तो ये निकलता है, बात समझ में आ रही? ये निकलता है, कोई निकालता नहीं है इसको, खुद से निकलता है। तो ये पेरेंट और ये डॉटर। इसमें एटॉमिक नंबर ये टूटा,
टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि जुड़ ना पाया। चलिए बहुत हो गया अंतराक्षरी। अब देखिए तो यहां पर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर कम गया है, एटॉमिक नंबर कम गया है। ये जो निकला ना इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी ऊपर ऊपर समझ लो आप अल्फा पार्टिकल। किसी किसी में क्या होता है कि उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी, तो न्यूट्रॉन टूटता है, तो न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनाएगा। किसी में इसमें तो प्रोटॉन निकला ना, किसी किसी में न्यूट्रॉन टूट गया, न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, प्रोटॉन यही रह जाता है, इलेक्ट्रॉन का ये जगह नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा पार्टिकल। तो अब ध्यान से देखो, तो पहले इसमें p था, अब एक न्यूट्रॉन टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्लस p आ जाएगा। मतलब पहले से इसमें p था, एक न्यूट्रॉन टूटा तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बन गया, तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे पेरेंट और इसको बोलेंगे डॉटर। बात समझ में आ रही? तो प्रोटॉन बढ़ भी सकता है और प्रोटॉन घट भी सकता है, ठीक है। जो मेजर पार्टिकल्स एलिमेंट के साथ साथ इसमें निकलते हैं, ठीक है, जो मेजर जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेजर पार्टिकल्स इजेक्टेड ड्यूरिंग वॉर, इजेक्टेड ड्यूरिंग, मेजर पार्टिकल्स इजेक्टेड ड्यूरिंग डीके या रेडियो एक्टिविटी, या इसको डीके भी बोल सकते हैं, या डीके तोड़ना। डीके मीन्स क्या होता है, तोड़ना, खाली हो जाना। डीके मीन्स क्या होता है, खाली हो जाना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी आर क्या क्या है देखिए, अल्फा पार्टिकल्स, ओ माय गॉड्स, दूसरा है बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स, इसमें दो होंगे बीटा पार्टिकल, एक होता है बीटा प्लस, नहीं पहले बीटा माइनस, और एक होता है बीटा प्लस। क्या होता है अभी पूरे को डिस्कस करना है, पूरे को डिस्कस करूंगा मैं कि कौन क्या है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखवाऊंगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, उसके बाद गामा रे, ये चार चीजें निकलती हैं। अल्फा पार्टिकल कहते किसे, जिसके पास बेसिकली ये क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस, He2+24, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, क्या कहलाएगा, अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल किसे कहेंगे, तो दो होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो बीटा ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ रही, ये बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कुछ देर पहले, न्यूट्रॉन टूटता है, ये बीटा माइनस। अच्छा सर, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको बीटा क्यों बोल रहे हैं, नाम है वही चीज, लेकिन लोकेशन चेंज होने से नाम पहचान बदल जाती है। जैसे आप ही का स्कूल में होगा रामलाल और घर का होगा श्यामलाल, तो आप घर में जाओगे और स्कूल में बोलो श्यामलाल बाहर आओ, कोई आएगा? श्यामलाल को जानते हो? नहीं, रामलाल को जानते हैं। बात समझ में आ रही? तो नाम क्या है वही चीज। जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है, सबको तो हम स्केल से ही मेजर करते हैं, लेकिन अभी कमरे में बोलेंगे कि भाई लेंथ तो क्या समझेगा, रूम की लंबाई। अब कहेगा कि भाई लेंथ, लेकिन आप बात कर रहे हैं हाइट की और बोल रहे भाई लेंथ, तो वो तो फिर यही समझ लेगा। इसलिए डिफरेंस करने के लिए बीटा पार्टिकल एक्चुअली में होता है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन क्या होता है, तो इसके पास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट चार्ज एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है? वैसा पार्टिकल जिसके पास मास हो इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन चार्ज हो प्रोटॉन वाला, तो हम क्या कहेंगे उसको, पोजिट्रॉन। चार्ज है प्रोटॉन वाला, मास है इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, पोजिट्रॉन।
अल्फा रे क्या है? तो बेसिकली अगर इसकी ओरिजिनल बात मैं आपको बता दूं, ये है फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? फोटोन, एनर्जी का पैकेट, एनर्जी का पैकेट। तो यहां अगर आप कंक्लूजन निकालो तो ये दो जो है, ये दो, ठीक है, इस दो की अगर मैं बात करूं, यहां इसको मिटाओ, इस दो की अगर मैं बात करूं, कलर चेंज, तो ये बेसिकली क्या है? पार्टिकल्स विथ एनर्जी, पार्टिकल्स विथ एनर्जी, और ये क्या है? कंप्लीट एनर्जी, कोई पार्टिकल नहीं, कंप्लीट एनर्जी, या ये कह सकते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब ये पार्टिकल्स है जिसके पास एनर्जी है, लेकिन ये पूरा का पूरा एनर्जी का पैकेट ही है। बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा एनर्जी का पैकेट ही है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं आपको। अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, हालांकि ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, तो आप पहले इसको नोट करो, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं गारंटी देता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है भाई। इसे नोट करो आप फर्स्ट क्लास पहले, फिर हम लोग आगे बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, हालांकि ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको समझना है, वैसे प्रॉपर्टीज तो बहुत है, मैं कितना लिखूं आपको, आपके लिए, ठीक है। जब मैं ये समझा दूंगा तो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा सारे प्रॉपर्टीज, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, अल्फा पार्टिकल, इसके पास चार्ज होगा 2 प्रोटॉन जितना, डबल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस का एग्जांपल ले लीजिए, वही है अल्फा पार्टिकल। मास इसका 4 MP होगा, ठीक है, 4 MP होगा। MP कैसे होगा ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया, आप देख सकते हैं वहां जाकर, ठीक है, मैंने बताया 4 MP। वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? तो 1.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड से 2.1 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। डिपेंड करता है कि कौन सा सोर्स इसको इमिट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां से यहां तक के रेंज में इसकी स्पीड होगी। इसके पास मास बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है। अल्फा पार्टिकल, इसके पास आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं बीटा पार्टिकल, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना, मास भी इलेक्ट्रॉन जितना। ये बीटा माइनस की हम बात कर रहे हैं, ये बीटा माइनस की हम बात कर रहे हैं। वेलोसिटी रेंज होगा 33 से 99% वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना, पेनिट्रेटिंग पावर इसका बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं गामा रे, तो मैंने बेसिकली बोल दिया कि बेसिकली ये फोटोन है, और फोटोन के बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। समझना क्या, इसको रट लेना। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, जैसा फोटोन की जो प्रॉपर्टीज है वो सब गामा रे की प्रॉपर्टीज है। डू नॉट हैव एनी चार्ज, इसके पास चार्ज नहीं होगा, बेसिकली फोटोन है, स्पीड की इसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे एक्सरे है वैसे ये है। लार्ज, इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लार्ज होगा। इसके बाद स्मॉल आयोनाइजिंग पावर होगा। उसके बाद ये न्यूक्लियर रिएक्शन करने में सक्षम है, ठीक है। तो अभी आप देखें आपकी स्क्रीन पर, ये आपने समझ लिया, ठीक है, स्क्रीन पर से पहले ही आपने समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखें आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज है, जितना प्रॉपर्टीज है आप इसको लिख लो, नोट कर लो, जो भी चीज़ है। उसके बाद साथ में बीटा का, ठीक है, बीटा का भी हो रहा है। उसके बाद गामा रे की भी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो रहा है। तो आप जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो करना कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बैक टू पॉइंट आते हैं, ठीक है। और मैं ये बोर्ड पर का हिस्सा मिटा दे रहा हूं, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर हो जाएगा समाप्त। क्योंकि अल्फा डी के ये फुल डिटेल में इसके रिएक्शन के साथ इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल डिटेल के साथ समझेंगे। अभी हम लोग एक बात करते हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो अब हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं वेरिएशन ऑफ
वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और साथ में हम लोग यहां समझेंगे वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा आपने किताब में देखा होगा, किताब में आपको मिल जाएगा वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, डी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसका, पहले हम लोग बात करते हैं इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो देखिए यहां पर एक, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये प्लस, यहाँ प्लस, ये प्लस, ये प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कंटेनर है, यहाँ पर कोई कंटेनर, और इस कंटेनर में सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। इस कंटेनर में सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। कौन कौन है, अल्फा है, बीटा प्लस, बीटा माइनस, गामा, ठीक है। सब रखे हुए हैं। सबको जब हम इसमें छोड़ेंगे तो कौन किधर जाएगा, ये आपको बताना है। सबको जब हम छोड़ेंगे तो कौन किधर जाएगा, तो यहां कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। अल्फा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होगा, तो Q चार्ज होगा इस पर 2 प्रोटॉन जितना। मास कितना होगा, तो 4 mp। बीटा माइनस बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज होगा इस पर E जितना। मास होगा किसका, मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन जितना ही मास होगा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बीटा प्लस पॉजिट्रॉन की बात करें तो Q कितना होगा, Q होगा इसके पास प्लस E या माइनस E, ये प्लस E होगा। और मास कितना होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा, ठीक है। उसके बाद है गामा। गामा क्या है, फोटोन, चार्जलेस, इसके पास कोई चार्ज नहीं। अब देखें ध्यान से कौन किधर डिफ्लेक्ट होगा, तो ध्यान से देखिए अल्फा, दो चीज हम लोग समझें, किधर डिफ्लेक्ट होगा और कितना डिफ्लेक्ट होगा। तो कितना डिफ्लेक्ट के लिए हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास। फोर्स यहां पर हो जाएगा QE अपॉन m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला QE अपॉन m। F होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन फील्ड, तो QE अपॉन m। तो ध्यान से देखें, अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। मास ज्यादा है ना, तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो और ये डिफ्लेक्ट किधर होगा, चूंकि ये पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल क्या पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा। अब बात करते हैं पॉजिट्रॉन की, बात कीजिए। पॉजिट्रॉन देखिए, तो ये इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है और इसका एक इलेक्ट्रॉन जितना मास, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो यहां डालेंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम, एक्सेलरेशन ज्यादा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा, तो ये ज्यादा झुकेगा। तो पॉजिट्रॉन कुछ ऐसा जाएगा, बीटा प्लस। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो कितना जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का भी मास देखें कम होता है, तो ये भी ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये डिफ्लेक्शन। अच्छा बच गया कौन, बच जाते हैं गामा। गामा के पास कोई चार्ज नहीं है, तो कोई इस पर फोर्स नहीं लगेगा और ये निकल जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास सीधा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए इसको। अब सेम काम हम लोग करेंगे, ये बीटा माइनस। अब सेम काम करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए, इसके लिए भी कलर चेंज करके बनाता हूं मैं, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। देखिए एक ही कलर से बनाते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, याद है ना ये सिंबल, गोइंग इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, फिर से यहां रख दीजिए, फिर से यहां कुछ ऐसा रख दीजिए, ठीक है, ऐसा रख दिया। इसमें क्या क्या है, तो इसमें है अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस, गामा, ठीक है।
तो अल्फा किधर जाएगा, तो फिर से इसके रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे। जिसका रेडियस ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम, जिसका रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा है दिमाग में है, तो होता है एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल किसके, एम अपॉन क्यू के। आर प्रोपोर्शनल किसके है, एम अपॉन क्यू के। आर प्रोपोर्शनल है एम अपॉन क्यू के। आर प्रोपोर्शनल एम बाई क्यू हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि वी सबके लिए सेम है। वी क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए वी सेम है। वी सेम है, वी सेम है सबके लिए, तो ये रिलेशन आ जाएगा। वी सेम है तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो अल्फा के लिए क्या होगा, तो अल्फा इधर, अल्फा ऐसे गया, अल्फा पार्टिकल। बी निगेटिव, बी निगेटिव किधर जाएगा, तो सॉरी बी पॉजिटिव किधर जाएगा, तो बी पॉजिटिव भी इधर ही जाएगा। बी पॉजिटिव के पास चार्ज कम है तो ये थोड़ा इधर हो जाएगा, ये बी पॉजिटिव। बी निगेटिव किधर जाएगा, तो बी निगेटिव उधर चला जाएगा। और ये आपका गामा किधर चला जाएगा, गामा चला जाएगा सीधे सीधे चला जाएगा। ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में किसका, डिफरेंट पार्टिकल्स का। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी पॉज करो, नोट करो। ठीक है, हो गया क्या, चलिए अब देखिए। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।